नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़। सार्थ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी मौजूद हैं। तो चलिए आज इनसे जानते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज छठे चरण का वोटिंग स्टार्ट हो गया है और लगभग 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिसमें महाराजगंज, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सिवान और वाल्मीकि नगर मौजूद है। तो पहले हम जानना चाहेंगे इनसे कि महाराजागंज का जो है अभी तमाम क्या समीकरण चल रहे हैं, किस मुद्दों पर लोग वोटिंग करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता। और सवाल है कि आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है, 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है और ओवरऑल जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखा है या जो समझ पाए, जो हमारा अपना एनालिसिस कहता है, 5 पे एनडीए काफी भारी स्थिति में, मजबूत स्थिति में है और 3 जगहों पर कांटे की टक्कर। इसमें सिवान सबसे पहला है, शिवहर और इन सीटों पर जो है पश्चिम चंपारण, ये 3 जगहों पर काफी कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि 3 जगह पर राजद या महागठबंधन की जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी है। तो अब तो 4 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा, मगर वोटर इस बार साइलेंट है क्योंकि उनके अपने मुद्दे हैं, नाराजगी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के से लोगों को एक बदलाव की उम्मीद रही है कि अब बदलना चाहिए। तो कुछ सीटों पर बहुत अच्छा समीकरण है, बहुत सीटों पर नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सब कुछ है। बावजूद इसके बहुत जगहों पर टिकट दिया गया है। अगर महाराजगंज की बात करें तो यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, कई बार सांसद रह चुके हैं, और दूसरी तरफ आकाश कुमार सिंह। ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर दोनों अगड़ों का, सवर्णों का खेला है। सिग्रीवाल जहाँ राजपूत समाज से आते हैं, वहीं आकाश कुमार सिंह जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं। 2014 से लगातार सांसद है सिग्रीवाल। उम्मीद है कि तीसरी बार भी वो हैट्रिक लगाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं आकाश कुमार सिंह। लोगों के लिए वो स्थानीय है नहीं, प्रोजेक्टेड है, या लोगों को लगता है कि हेलीकॉप्टर उम्मीदवार है। तो ये जो बाहरी का समीकरण है, स्थानीय वर्सेस बाहरी का, इसका लाभ जो है सिग्रीवाल को होता हुआ दिख रहा है। और अगर कुल मिलाकर के समीकरण देखा जाए तो सवर्णों में, खास करके पार्टी संगठन में, जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल का, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का काफी अच्छा पकड़ है। नाराजगी है, नो डाउट, बदलाव भी लोग चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं महाराजगंज में, जिस तरीके से पलायन की बात होती है, रोजगार की बात होती है, सांसद के क्षेत्रों की बात होती है, तो विकास कार्य बहुत अधिक नहीं होने से बहुत परेशानी है। लोगों में अच्छा खासा नाराजगी भी है। एक तरीके से अगर आप कहें तो अगर ये जो राजपूत बाहुल क्षेत्र है, इसमें समीकरण कांग्रेस ने तो जरूर बर्बाद किया है, और जो नाराजगी है उसको कैसे पाटेंगे, आज तो वोटिंग हो ही रही है। लोगों को जो अंदाजा है उसके हिसाब से अगर देखें तो मामूली रूप से ही सही काफी तनाव में है सिग्रीवाल, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो गोलबंद होता है, जो एनडीए का वोट बैंक है, इंटैक्ट वोट बैंक है, जिसमें सवर्णों की अच्छी खासी पकड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर सेंधमारी हो जाती है फॉरवर्डों के वोट में तो फिर क्या होगा। डर तो सता रहा है, क्योंकि जो नाराजगी लोगों की, 2 बार आप सांसद बनने का उनको मौका दिया गया है। हर कोई जानता है कि जो फैक्टर है वो क्या रहा है। विकास के मुद्दे पर तो इस बार सिग्रीवाल घिर रहे हैं। लोगों की नाराजगी जो भी थी काफी स्पष्ट और मुखर रूप से लोगों ने कहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो मैंने खुद से ये प्रेजेंटेशन या स्लाइड मैंने तैयार किया है और मिजाजों को नापने की कोशिश की, भांपने की कोशिश की कि क्या कुछ है, तो पलायन, सिंचाई और खेती किसानी बड़ी समस्या है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की। तो अब जो है चूंकि बाहरी कैंडिडेट होने का फायदा तो सिग्रीवाल को मिल रहा है, मगर अगर तीसरी बार वो हैट्रिक लगाते हैं तो उसके पीछे मोदी का चेहरा बहुत काम करने वाला है। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें, कैंडिडेट्स की बात करें, तो मुझे जहां तक समझ में आया, पूरे क्षेत्र का भ्रमण जब मैंने किया तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि लोगों में नाराजगी है, मगर मोदी के नाम पर जो है लोग एकजुट होंगे। तो अब कुल मिलाकर के तो अब काउंटिंग के दिन ही सब कुछ पता चलेगा अपराजिता। तो ऐसे में
बिहार की जो जनता है वो क्या कास्ट पे वोट करने वाली है या उससे हटकर तमाम मुद्दों पर देखेगी? जो दिग्गज नेता हैं हमारे, उनका क्या हाल होने वाला है इस बार? क्या पलटने वाली है सारी जो काया पलट होने वाली है, जो भी सत्ता है वो पलटेगी या सेम ही रहने वाली है इस बार भी? ओवरऑल अगर बात कर रहे हैं तब तो खैर अभी कहना बहुत मुश्किल है और प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। बिहार में तो बदलाव कुछ कुछ दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि 7-8 सीटों का खामियाजा जो है भुगतना तो पड़ेगा। जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है या जो जातीय गोलबंद की आप बात करते हैं, बिहार की राजनीति जातिवाद पे ही है, मगर इतना भी नहीं है कि अब बदलाव नहीं हो सकता है। एक दौर था, एक समय था, जातिवाद फास्ट फूड रहा है हर राजनीतिक पार्टियों का और यही कारण रहा है कि इसी समीकरण को साधते हुए टिकट मिला है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे देखिए जो कार्यकर्ता काफी दिनों से पार्टी के लिए दौड़ धूप कर रहा है, उसकी अपनी एक उम्मीद होती है अचानक से कोई बड़ा नेता या उनका बेटा या उनकी बेटी अगर सीट पे उतर आती है तो परेशानी तो होती है। कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई पुत्री है, तो जो कार्यकर्ता होता है उसमें नाराजगी होती है। बहुत सारे सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया है तो वो भीतर घात भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो समीकरण है बिहार का, उस पे हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या होगा। छठा चरण है, अभी तो वोटिंग चल ही रहा है, मतदान होने हैं और मतदान के बाद जब इसकी काउंटिंग होगी तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल साइलेंट वोटर्स ने किया क्या है। लोग तो कह रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि भीड़ तंत्र, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र कब वोटर्स बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, भीड़ का होना एक अलग बात है, उस भीड़ का वोटर्स के रूप में परिवर्तित होना किसी पार्टी के लिए अलग बात है। तो इसलिए प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, पत्रकारों को इससे बचना भी चाहिए। हाँ, संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, जो आप गए वहां पर देखे तो कुल मिलाकर के यही फैक्टर है जो कि बिहार में देखना दिलचस्प होने वाला है। गोपालगंज में हमारा क्या समीकरण रहने वाला है? क्या लगता है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि गोपालगंज में क्या होने वाला है इस बार? क्या कुछ हम देख सकते हैं उस जगह पे? देखिए, जदयू और वीआईपी में मुकाबला है और वीआईपी पार्टी और जदयू नो डाउट पूरे बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार, जिसे केंद्र में मोदी है, तो बिहार में नीतीश कुमार ही जीत की गारंटी है। इस चीज को मानना पड़ेगा। चलिए, मोदी तो एक फैक्टर है, मगर बिहार में नीतीश कुमार जितना काम किया है उसका तो फायदा उनको जरूर मिलेगा। यहाँ से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है और प्रेमनाथ चंचल हैं। तो इन तमाम लोगों का अगर समीकरण अगर गोपालगंज का देखना है तो वहां पर आपको देखिए वोटर्स की संख्या जो है वहां पर 50-50 वाली बात हो रही है। माई समीकरण भी मजबूत है और इधर एनडीए भी मजबूत है। जदयू का भी अपना एक अच्छा खासा होल्ड है। तो गोपालगंज में बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर हाँ, कांटे की टक्कर होगी कैंडिडेट्स के पास में। और राजनीतिक जीवन इनका 2019 से है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का क्रिमिनल केसेस दोनों पे नहीं है, दोनों साफ छवि के हैं, तो कांटे की टक्कर है गोपालगंज में। बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर हाँ है। हम बात करें पूर्वी चंपारण की, तो वहाँ हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या लगता है आपके हिसाब से? राधा मोहन सिंह एक कद्दावर नेता है, भाजपा में अच्छी खासी पकड़ है। थोड़ी नाराजगी थी, लोगों को लग रहा था इस बार शायद टिकट ना मिले, मगर 7वीं बार वो चुनाव मैदान में, 74 साल उम्र हो चुका है। उनके खिलाफ में डॉक्टर राजेश कुमार है। तो यहाँ पर जो है सिंधमारी जो कोशिश की जा रही है महागठबंधन की ओर से, मगर भाजपा का ये गढ़ है। राधा मोहन सिंह को यहाँ से 6 बार लोगों ने सांसद बनाकर भेजा है। और दूसरी तरफ जो राजेश कुमार है, डॉक्टर राजेश कुमार, कुशवाहा वोटर पे पकड़ इनकी काफी अच्छी रही है, पूर्व विधायक रहे हैं। मल्लाह वोटरों का भी समर्थन है और मिलेगा, चूंकि सहनी इनके साथ है इंडी गठबंधन में, तो वो एक फैक्टर है। मगर राधा मोहन सिंह की छवि जो है वो काफी अच्छी है। तो मुझे जो जहां तक लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम वैशाली की बात करें, जो कि बिहार का एक तरह से गौरव कहने जाने वाला जगह है, तो वहाँ पे क्या कुछ देखा जा सकता है? क्या कुछ हो सकता है वहाँ पे? क्या समीकरण रह सकते हैं? रुझान कहाँ तक जा सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, वैशाली में कांटे की टक्कर है। यहाँ वीणा देवी को, जो लोजपा की उम्मीदवार है, उनको राजद से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, ये बाहुबली खुद रहे हैं। अच्छी खासी पकड़ है इनकी। और चूंकि भूमिया जाति से आते हैं और वीणा देवी, यहाँ पर भी देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि दोनों अगड़े जो सवर्ण वो आमने सामने है। वीणा देवी है, उधर मुन्ना शुक्ला है, और दोनों ताल ठोक रहे हैं। लोजपा से
बीच में काफी नाराजगी रही वीणा देवी से, फिर भी उनको टिकट मिला। जदयू के टिकट से लालगंज से पहले विधायक रहे हैं मुन्ना शुक्ला, तो राजनीतिक सफर तो उनका काफी अच्छा रहा है। पत्नी भी जो है उनकी, उनको भी चुनावी समर में उतारा गया था, मगर मुन्ना शुक्ला की पकड़ तो है। मेरे ख्याल से वैशाली काफी टफ होने वाला है। और अगर आंकड़ों को देख रहा हूं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम करेगा। वैशाली में अगर हम बात करें तो यहाँ नरेंद्र मोदी का फैक्टर काम करेगा, चिराग पासवान का फैक्टर काम करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुन्ना शुक्ला अपनी जाति के लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, तो उसका एक फायदा है। यह देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ चेहरा सिर्फ पीएम मोदी का है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस सीट पर जो मेरा अपना रहा, मगर साइलेंट वोटर्स पूरी तरह से साइलेंट ही हैं। तो मुन्ना शुक्ला के पक्ष में क्या कुछ जाएगा नहीं जाएगा, वो आने वाले समय में बहुत फैक्टर करेगा। शिक्षा और रोजगार वैशाली का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इस पर कितना काम हुआ है नहीं हुआ है, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। तो वैशाली कुल मिलाकर के एक संग्राम देखने को मिलेगा। और दिख भी रहा है आज, जिस मुस्तैदी के साथ राजद के साथ खड़े हैं, और राजद सवर्णों को टिकट दिया, ये मुन्ना शुक्ला बताने में लोगों को लगे हुए हैं कि पहली बार ये जो माई के साथ बाप का समीकरण है, उसका वो कॉम्बो पैक जो है राजद दिखाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर के वैशाली पर भी कहना मुश्किल। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, तो वैशाली में भी कांटे की टक्कर है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वीणा देवी जीत कर आई हैं, और क्या कुछ रहा है, जीत हार का अंतर भी देखने को मिलेगा। तो वैशाली पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सीट पर रघुवंश प्रसाद सिंह जो राजद के सांसद रहे, उनका कब्जा रहा है। और उस कब्जे को ऐसा नहीं कि राजद का वोट बैंक नहीं रहा है, कोर वोटर्स नहीं रहे। अगर बात करें हम सिवाहर की, तो एक तरफ लवली आनंद, दूसरी तरफ रितु जायसवाल है, कांटे की टक्कर है दोनों। तो उस पे क्या कह सकते हैं आप, क्या कुछ होने वाला है वहाँ? अब शिवहर मैं फिर ये दूसरी सीट है शिवहर, जहाँ पर कांटे की टक्कर है। दो शेरनी आमने सामने, रितु जायसवाल है, दूसरी तरफ लवली आनंद है। लवली आनंद बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, सांसद रह चुकी है, ये भी ग्रेजुएट है। रितु जायसवाल के पति IRS रहे हैं, वो भी ग्रेजुएट है। और जो सबसे अच्छी बात है कि वैश्य वोटरों को अगर इन्होंने साथ लिया तो इनकी जीत जो है काफी आसान हो जाएगी। बेटा विधायक है, तो चेतन आनंद, उसका कितना फायदा मिलेगा शिवहर पे। शिवहर में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो विकास योजना से काफी कोसों दूर रहा है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो वहां पे भी है। पहले यहाँ से दूसरी सांसद थी, इस बार चर्चित मुखिया हैं रितु जायसवाल। और ऐसा नहीं है, रितु जायसवाल की जो छवि है राष्ट्रीय स्तर पर काफी स्वच्छ और काफी अच्छे मेहनती मुखिया की रही है। सबसे बड़ी बात है कि वैश्यों का जो वोट है वो काफी कुछ डिसाइड करेगा। रितु जायसवाल के साथ कोई सिर्फ चेहरा वो सिर्फ राजद का ही नहीं है। रितु जायसवाल खुद इतनी अच्छी छवि की रही है कि अगर एक तो वैश्य अगर साथ ली तो जीत आसान है। और बहुत सारी तो एक अगर बदलाव की हवा बदल गई, अगर बढ़ गई, तो फिर रितु जायसवाल की जीत पक्की है। समीकरणों में अगर हम सिवान की बात करें तो क्या कुछ देखा जा सकता है वहाँ पे, क्या हाल होने वाला है इस बार सिवान का? तीसरा जो मैंने सीट कहा था वो सिवान में भी बहुत कांटे की टक्कर है। हिना साहब अपने साहेब का बदला भी लेंगी, चूंकि साहबुद्दीन की एक अच्छी खासी होल्ड रही, पकड़ रही है। और हिना साहब जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रही थी, मुझे लगता है कि अगड़ों का भी वोट तोड़ने में ये कामयाब रहेंगे। मुसलमान जो माई समीकरण के माने जाते थे, वो सारे जो हैं अधिकांश लोग हिना साहब के साथ है। तो अवध बिहारी चौधरी की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ माई समीकरण का टूटना तय माना जा रहा है। तो जो कोर वोट बैंक रहा है वो टूटेगा, तो कैंडिडेट्स के लिए परेशानी होगी। विजय लक्ष्मी देवी जदयू से हैं, तो यहाँ पर जो फाइट है वो काफी टफ होने वाला है। और त्रिकोणीय समीकरण में हिना साहब बाजी मार भी सकती हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि सिवान साहबुद्दीन के लिए जाना जाता था, एक काफी अच्छा गढ़ रहा है। सिवान उससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, नो डाउट अनडाउटेबली अगर कहा जाए तो सिवान की पहचान ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रही है, मजरूल हक से रही है। और सिवान की धरती बहुत ऐसी, मतलब जो क्रांतिकारी धरती कह सकते हैं आप, शैक्षणिक योग्यता वाली धरती रही है।
लोग सबसे ज्यादा विदेशों में सिवान से ही गए हैं, तो वहां का जो मुद्दा है पलायन तो है ही, फैक्ट्रियां जो बंद हुई वो भी मुद्दा है। पिछली 3 बार से हिना साहब लगातार लड़ रही हैं, हार जाती हैं अलग बात है, मगर इस बार वो मजबूत स्थिति में दिख रही हैं और बहुत सारा जो फैक्टर है वो काम करने वाला है। तो चुनावी मुकाबला तो है मगर त्रिकोणीय है और इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिना साहब भारी पड़ सकती है। पश्चिम चंपारण में क्या कुछ देखा जा सकता है, क्या लगता है क्या होने वाला है वहाँ? देखिए, संजय जायसवाल का मुकाबला मदन मोहन तिवारी से है और संजय जायसवाल को राजनीति विरासत में मिली है। 2009 से सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वही मदन मोहन तिवारी जो है मुखिया प्रमुख से लेकर विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में बेतिया से विधायक बने, 2020 में हार गए। तो जो राजनीतिक जो आप कह सकते हैं कि अनुभव उनके पास भी है, मगर संजय जायसवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं। अब मोदी का चेहरा देख करके या मोदी अगर लोग सिर्फ प्रधानमंत्री चुन रहे होंगे तो हो सकता है संजय जायसवाल को कुछ फायदा मिल जाए। अगर कैंडिडेट चुनना होगा तो जितनी नाराजगी है, जितना बदलाव का बयान लोग चाह रहे हैं, उसमें इनको बहुत परेशानी हो सकता है। और इसके जो अपने मायने हैं वो मैंने पहले भी बताया कि अगर कम प्रतिशत होता है, 2 चीजें, अगर बहुत वोटिंग है तो बदलाव का बयान देखने को मिलता है, कम है तो सत्ता पक्ष के लिए काफी धड़कनें बढ़ जाती हैं। और छठे चरण में तो सारे सीट में मैंने बताया कि सिवान जो है, वैशाली जो है, शिवहर की बात की मैंने, ये सारे हॉट सीट है। हमने पहले भी देखा है कि लगभग 35 से 40% वोटर्स वोट कर ही नहीं रहे हैं और इस बार उन आंकड़ों में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्यों इतने लोग वोट नहीं कर रहे? क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मुद्दे हैं लोगों के पीछे जो इनकी वोट करने आगे नहीं निकल रहे हैं? 2 चीज बहुत स्पष्ट है अपराजिता, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल भी घटा है। बस चुनाव है, वोट देना है, गर्मी भी इफेक्ट रहा, बहुत लोग बाहर नहीं निकल पाए। रोजगार के अपने मुद्दे हैं, महंगाई के अपने मुद्दे हैं, कैंडिडेट्स के अपने मुद्दे हैं, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स के अपने मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों को बहुत जगह नहीं मिला, कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिला, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, बिहार में या पूरे देश में मुद्दों की राजनीति तो हो नहीं रही है। सब लोग अपने अपने चेहरे की बात कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी, इधर नीतीश की गारंटी, उधर तेजस्वी की गारंटी, मतलब देश जो है गारंटी पे चल रहा है, वारंटी और गारंटी पे। मुद्दों पर तो कहीं कुछ देखने को नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि चलो जब जो होना होगा यार, मैं वोट देने नहीं जा रहा। तो ये जो है, ये इंटरेस्ट लेवल तो घटा है। मैंने बहुत सीटों पर मैंने देखा है कि बस लोग कहते हैं बस चलो ठीक है देखते हैं, उत्साह की कमी दिख रही है इस बार, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो फेल हो रही है इन चीजों में? लोगों के इंटरेस्ट को जो अपग्रेड करना है, अपराइज करना है, उसमें फेल हो रही है? सरकार क्यों फेल होगी? पब्लिक खुद फेल हो रही है ना। कैंडिडेट्स चुनाव हारेगा या जीतेगा वो छोड़ दीजिए, आप खुद से हार रहे हैं ना। बिहार भी हार रहा है, लोग हार रहे हैं, समाज हार रहा है। आप अवेयर नहीं है, आप मुद्दों की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं करते। जातिवाद वो नहीं बढ़ा रहा है, हम लोग बढ़ाते हैं ना, समाज के लोग बढ़ाते हैं, समर्थन करके, नहीं जा करके। तो फिर आप अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं चुनना चाहते। बहुत सारी बात है प्राजिता। देखिए, बिहार की राजनीति में, ये पूरे देश की राजनीति में अगर हम कहें तो सिर्फ ये मैजिक और गारंटी और वारंटी पे ही टिका हुआ है, मुद्दा कहीं नहीं। इतने सालों की पत्रकारिता में आपने क्या देखा, क्या लगता है आपको कि बिहार जो है वो कहाँ स्टैंड करता है? पूरे अगर भारत की बात करें तो उसमें कहाँ पे स्टैंड करता है? गवर्नमेंट हमारी फेल हो रही है इन चीजों में या फिर हम खुद फेल हो रहे हैं? कहाँ पे कमी आ रही है? अभी तो हमने कहा, आपको बताया अभी कि खुद का अवेयरनेस, खुद अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं चुनना, खुद एक्टिव नहीं होना। लोगों को तो आगे आना चाहिए था, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, बदलाव कर ले। अगर आपको अगर लगता है कि कैंडिडेट्स अच्छे नहीं है तो अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज का प्रतिशत बढ़ सकता है। आप वोटिंग तो कीजिए, बाहर तो आइए, घर में बैठ करके कोसने से अच्छा है कि आपको जागरूक होकर के वोट करना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स बदलना है तो बदल के दिखाइए ना। फिर हमारा यह कहना है कि कैंडिडेट्स आप चुनते नहीं है, एजेंडा कुछ तय नहीं है, मुद्दा कुछ है नहीं, तो मुद्दा कौन करेगा? घोषणा पत्र किसी का सामने नहीं है। जो मोदी जी ने घोषणा पत्र दिया, जो एनडीए ने दिया, जो राजद ने दिया, जो इंडी गठबंधन ने दिया, उस घोषणा पत्र पे आप खुश हो रहे हैं।
जिला का मुद्दा क्या है, जिला का घोषणा पत्र क्या है? किसी सांसद ने घोषणा पत्र दिया है क्या कि हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, ये मेरी ब्लूप्रिंट है? आपने देखा है किसी को? तो जब चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है तो फिर होने का क्या फायदा? फिर प्रधानमंत्री चुनिए। धन्यवाद रजनीकांत जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।